दिल्ली में उन डॉक्टरों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं दी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा हासिल है। हॉस्पिटल, आप सोचिए, कोरोना में अगर कुछ चल रहा था तो वो सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी अपने सेवा दे रहे थे। बहुत सारे उन्होंने उनकी जानें भी गई हैं। एक बड़ा पैनल है मेरे साथ अंदर, ये जो दूसरे विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन है, वो सम्मानित कर रहे हैं। और मेरे साथ एक युवा डॉक्टरों की पैनल है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से कोट करूंगा, ये डॉक्टर सहमत हो कि अभी जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो डॉक्टर हैं वो सेवा दे रहे हैं। इसमें फैक्ट है, आप अगर क्रॉस चेक करेंगे तो ये एक अलग मसला है। लेकिन डॉक्टर को मैं डॉक्टर की तरह देखता हूँ, बाकी बात बाद में करेंगे। लेकिन इन्होंने जो कोरोना में जो अपनी सेवाएं दी उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है और नेशनल दस्तक की पूरी टीम भी इनको सम्मानित करती है। डॉक्टर सोनू भी हैं, मैं खुद कोरोना सफ़र था, मेरी पूरी नेशनल दस्तक की टीम को कोरोना हुआ था। उन्होंने लगातार, खुद भी वो कोरोना पीड़ित थे, उसके बाद भी इलाज किया। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विनय कुमार हूँ। मैं एम्स पटना में अभी सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत हूँ और वहाँ का RDA प्रेसिडेंट भी वर्तमान में मैं। कोरोना कितना चैलेंजेस था और अब क्या लग रहा है कि और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, जहाँ का पेरीफेरी का हेल्थ सिस्टम लगभग ICU तो सिस्टम है ही नहीं। और जब कोरोना का एंट्री हुआ बिहार में तो केवल 2 अस्पताल, NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आता है और एम्स पटना जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इन दोनों मेडिकल कॉलेज को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में घोषित किया गया। और पूरे बिहार के करीब 12 से 13 करोड़ आबादी बिहार की है और पूरे बिहार के जितने भी कोरोना के सीरियस मरीज होती थी वो पटना की ओर मुखातिब होता था। और उसमें भी एम्स पटना में ही वेंटिलेटर और अन्य सुविधा उपलब्ध थी। इस कारण पूरे बिहार के मरीज, इवेन हमारे IS से लेकर और जो हमारे गरीब मरीज थे, सबका वही एक प्लान होता था जो एम्स पटना में इन्हीं भर्ती करना है। और मैं खुद साक्षी हूँ, जो बहुत सारे पेशेंट और बहुत सारे, हम वहाँ पर RDA प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पर हम पिछले 2.5-3 सालों से कार्यरत हैं। तो बहुत सारे मरीज़ को जानकारी है जो वो यहाँ कार्यरत है। तो हमको बहुत, हमारे जूनियर या जो हमारे रिलेटिव्स हैं या जो हमको जानते हैं तो दूसरे के थ्रू फ़ोन करता था जो वहाँ भर्ती करवा दिए। और ऐसा कितनी बार देखने को मिला जो रास्ता में पेशेंट है और वहाँ एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं और पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया। तो ये कोरोना से ऐसा सीख मिला है जो अभी तक हमारे देश में जो हेल्थ पर जो अभी 1 से 2% का जो खर्च होता है, ये हमारे गरीब मरीज जो होती है उसके लिए जान का खतरा बना रहता है। क्योंकि जो हमारे बजट बढ़ना चाहिए, हाँ, बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं बढ़ेगी तो जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो मैक्स और मेदांता में भी अस्पताल में भर्ती इलाज करवा सकते हैं। लेकिन गरीब मरीज को के इलाज के लिए तो सरकारी अस्पताल ही आखिरी, सरकारी अस्पताल बहुत जरूरी। डॉक्टर सोनू, आप तो खुद भी थे, सफर भी थे, आप इलाज भी कर रहे थे, अब सम्मानित भी हो रहे हैं आप लोग का, तो क्या सुझाव देंगे इस देश के लोगों को? सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है? बजट वाली बात जो है, देखिए, बजट के लिए तो उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। दिल्ली सरकार का ही बजट है 13% है, बाकी अन्य जगह बजट स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा कम है। और मेरा मानना है बजट बढ़ा करके कम से कम 20% कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है आज भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो डॉक्टर आए हैं, आप देख रहे हैं कितना ये लोग मेहनत किए हैं कोरोना के दौरान, तो इन्हें तो सम्मानित किया जाना चाहिए और भी अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टरों की जो संस्था है वो सम्मानित कर रही है। एक तो फाइमा है जिसका मैं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और दूसरा एसोसिएशन है डॉक्टर फॉर यू। इसमें कोई सरकारी अभी सहयोग नहीं है, बट हम लोग सरकार की तरफ से चाहते हैं कि अन्य लोगों को भी सम्मानित किया जाए। वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। हम लोगों ने अपने रातों की नींद खोई, अस्पताल में काम किए, घर परिवार को छोड़ा, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी बाकी है। क्या डेटा क्या है, कितने देश भर की बात करें तो कितने डॉक्टरों की जान गई है? लगभग 700 से ज़्यादा, अभी तक जो पिछले महीने का डाटा था 700 से ज़्यादा जान गई। लेकिन हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब ने लोकसभा में कहा केवल और केवल लगभग 244 डॉक्टरों की जान गई है, जो कि एकदम गलत था। इस डाटा को हम इनकार करते हैं और ज़्यादा संख्या हमें IMA एसोसिएशन से मांग सकते हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। जो 1 करोड़ की राशि दी जा रही है हर राज्यों में डॉक्टरों को प्रोवाइड किया जाए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, ये डॉक्टरों की टीम है और आप क्या कहेंगे? आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, ये जो सम्मानित जो किया जा रहा है तो होना ही चाहिए बहुत पहले ही, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है।
साल भर हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेल करके इस कोरोना जो महामारी वैश्विक महामारी था उसमें लोगों को बचाया। मतलब जो सुविधा होनी चाहिए डॉक्टरों को पेशेंट के लिए जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए वो नहीं रहते हुए भी डॉक्टर अपने बुद्धि विवेक से अपनी मेहनत से लोगों को सेवा किया। तो अगर उसके एवज में अगर सम्मानित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये होना चाहिए था। इससे मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है तो काम करने में फिर क्या सच है ये जो मैंने कहा था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ही ज़्यादातर सरकारी डॉक्टर रह गए? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए इनके पास मैं बार बार कह रहा हूँ वो सुविधाएं नहीं है, उतना पैसे नहीं है कि अपना खुद का अस्पताल खोल सके। तो ज़्यादातर जो काम करने वाले थे इसी वर्ग के डॉक्टर थे, मेहनत कश लोग थे, उन्होंने सेवा दी। इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि सवर्ण लोग भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें ज़्यादातर जो संख्या थी वो 85% बहुजन डॉक्टरों की थी। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और आगे भी आप देखेंगे कोई भी दिक्कतें होती हैं तो उसमें ये वर्ग हमेशा आगे रहा है और आगे भी रहेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल की भूमिका कैसे देख रहे हैं? कोरोना में उन्होंने सबने अपनी हकीकत दिखा दी, उनके लिए पैसा मैटर करता था। जी बिल्कुल, उनके लिए पैसा मैटर करता था। अभी एक मेड सिटी का आपने देखा, वहाँ बहुत सारे पैसे लिए जाते थे। मैदानता के कई वायरल बिल भी हुए हैं, तो वहाँ पे पैसे लेने वाले डॉक्टर नहीं थे, उन अस्पतालों के मालिक थे। क्योंकि जब निजीकरण होगा, जो मालिक कहेगा वही डॉक्टर करेगा, इसलिए उन पेशेंटों से पैसे वसूले जाते थे। इसमें डॉक्टर का मैं मानता हूं कोई दोष नहीं है, ना ही उसके लिए वो जिम्मेदार है। ऐसे निजीकरण बढ़ता रहा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और आगे वाले टाइम में भी ये घटनाएं बढ़ेंगी। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर थे उनको सम्मानित किया गया है। सम्मान लेके आ भी गए हैं डॉक्टर साहब। PMCH पटना के डॉक्टर हैं और पूरा हॉल एम्स पटना के हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। डॉक्टर सोनू है जो लगातार सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि अब तो लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे, जिस तरह से नीट में रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। जी देखिए, आगे आने वाले टाइम में अभी तो OBC का रिजर्वेशन जो तमिलनाडु सरकार ने कहा 27% लागू कर देना चाहिए, जो कि संवैधानिक है, तो लागू कर दिया जाना चाहिए था अब तक। लेकिन अभी भी फिर से विज्ञापन आ गया नीट PG का, दिया नहीं गया है। तो मैं मानता हूँ आगे आने वाले टाइम में ऐसे रहा तो बहुत टफ हो जाएगा। और जिस तरह से फीस बढ़ रही है, हरियाणा में 45 लाख रुपये फीस कर दी गई है। वो बच्चा लोन लेकर के पढ़ेगा, 15 साल तक भरेगा, कहाँ से गरीब आदमी कर पाएगा? तो इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें निजीकरण न किया जाए, सार्वजनिक संस्थान बनाए जाएँ, और भी ज़्यादा अभी तो कम है, और भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ बनाया जाए, ताकि ऐसी कभी भी महामारी आए तो उससे लोग लड़ सके आसानी से। सरकारी डॉक्टर बहुत ज़रूरी है गरीबों के लिए। आप जो मुद्दा उठा रहे थे उसमें जैसे अभी MD MS का जो एग्ज़ाम होता है, नीट PG का एग्ज़ाम, उसमें 27% OBC का रिजर्वेशन है। लेकिन अभी तक केवल कुछ गिने चुने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज आते हैं, जैसे BHU हुआ या कुछ मेडिकल कॉलेज है 13 या 14, उसी में केवल रिजर्वेशन 27% दिया जा रहा है OBC का। और जितने भी मेडिकल कॉलेज है, करीब 10 से 12 हज़ार जो नीट PG का जो एडमिशन होता है, उसमें अभी तक 27% रिजर्वेशन, जो 50% जो सीट होता है सेंट्रल का, उसमें नहीं मिल पा रही है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। और इसमें बहुजन डॉक्टरों की इसमें बहुजन डॉक्टरों की भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सरकारी कंपनियां जब तक रहेंगी तभी तक SC ST OBC माइनॉरिटी को खासकर उसकी भागीदारी मिलेगी। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के दौरान डॉक्टर्स की भूमिका सबसे अहम थी, जब पूरी दुनिया थम गई थी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, एकमात्र डॉक्टर थे जो अपने काम में जुटे हुए थे। डर लगता होगा? हाँ बिल्कुल, सबको, जैसे कि सबको, एक नॉर्मल इंसान को भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है कि अगर हम इन्फेक्ट हो गए, हमें अपने इन्फेक्शन से ज़्यादा होता है कि अगर हमारे कांटेक्ट में जो आ रहे हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, वो इन्फेक्ट हो गए, तो बच्चे भी हैं। कहाँ सेवा दे रहे थे आप? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ सर? मैं डॉक्टर कृष्ण हूँ, मैं ENT का डॉक्टर हूँ। तो कितने दिन तक लगातार बगैर छुट्टी के काम करने पड़े? बिना छुट्टी के तो हम पूरे साल ही काम किए हैं, बट कोरोना ड्यूटी मैंने 1.5-2 महीने के लगभग की है। बिना छुट्टी? हाँ, बिना छुट्टी। तो ये देखिए, बिना छुट्टी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, वो कैसा दौर था? और जब मेमोराइज करते हैं क्या महसूस होता है? जी, दौर ऐसा था कि मुझे याद है मेरी रोज़ डेली 12 घंटे ड्यूटी होती थी कोविड ICU रेड जोन में, और 2 घंटे आप आने जाने के निकाल लीजिए, 2 घंटे नहाने धोने उसके जाके और आने के बाद, क्योंकि आप कोविड वार्ड से आ रहे हैं, तो बेसिकली 16 घंटे का प्रोग्राम तो आपका यहीं बन गया। अब आपके पास 8 घंटे में सोना है, पेरेंट्स से बात करनी है, खाना खाना है, बाकी ज़िंदगी अगर आपकी है कुछ तो वो करनी है।
मतलब आप सोते थे और ड्यूटी करते थे, और ये लगातार होता था हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में। कई अस्पतालों में जुलाई का महीना, अगस्त का महीना और एसी नहीं था, किसी तरीके से भी चल रहे थे सरकारी अस्पताल। पीपीई किट पहनने के 5 मिनट अंदर में ही आदमी पसीने से भीग जाता है, उसका N95 मास्क पसीने से ब्लॉक हो जाता है, इतने फाइन पोर्स होते हैं। मेरे साथ दाग पड़ जाते थे, दाग पड़ जाते थे। दाग छोड़िए, दाग बहुत छोटी चीज़ है। मेरे साथ के लोग बेहोश हुए, वहीं गिर गए। वो एक लेसन भी मिला होगा, क्या सुधार करने की ज़रूरत है मेडिकल हेल्थ सिस्टम में। जैसे उस दौर में जब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है बोरिस, वो बीमार पड़े तो उन्होंने NHS पर एक बड़ा अच्छा भाषण दिया नेशनल हेल्थ सिस्टम को लेकर कि मैं इसको मजबूत करूंगा, मैं प्राइवेट हाथों में नहीं बेचूंगा। आप लोग को भी ऐसा महसूस हुआ कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको और मजबूत की जाने की जरूरत? जनाब, आप महसूस की बात कह रहे हैं। मैं सोशलाइज्ड मेडिसिन की लड़ाई कि मेडिसिन एंड एजुकेशन शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, मैं अपने UG ईयर्स से लड़ रहा हूँ। जब मैं अंडर ग्रेजुएट था मुझे लेसन नहीं मिला, मुझे आई टोल्ड यू सो वाली फीलिंग हुई कि मैं कहता था जब ऐसा दौर आएगा तब इन्हें ज़रूरत पता लगेगी। क्या ज़रूरत थी पड़ी कि इनको 5 स्टार होटल बुक करने पड़े हमारे लिए। रीज़न यही है कि जो हमारे सरकारी अस्पतालों में जो हॉस्टल्स हैं उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं होता है। उसमें 30-30 साल का आदमी, 35-35 साल की रेजिडेंट अगर कोई है तो वो बेचारी वो शेयर डॉर्मेट्री में रह रही है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं कोरोना की, एक किताब भी उस पर आ रही है, डॉक्टरों से और भी बात करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब दुनिया थम गई थी, जब सरकारी अस्पताल में हमारी आपकी जाने की हैसियत नहीं थी, जब कुछ चुनिंदा मंत्री नेता सरकारी अस्पतालों के सहारे थे, तो हमारे आपके जैसे आम आदमी सरकारी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल के सहारे थे। गौर कीजिएगा कि इस देश में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और सरकारी ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो कई सारे आपको अंकल आंटीज़ मिलते हैं जो कोविड से पहले हमेशा ना प्राइवेटाइजेशन की तारीफ में बोलते रहते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे करने की, वो सरकारी अस्पताल में घुसने के लिए ना जैक लगा रहे थे, जिसे हम पौवा कहते हैं, ये लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मिल जाए। तो फिर आपको पता लगता है कि सरकारी डॉक्टर चीज़ क्या होती है। एंड ये भी सच है कि अभी आप ये भी देख लें, नॉट जस्ट कोविड में के फ्रंट लाइन में, अगर आपका प्राइवेट एजुकेशन इतना अनअफोर्डेबल होता जो हो रहा है, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन, वो बच्चे रिस्क लेते, ली हैं उन्होंने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी, लेकिन उसमें शायद एक फैक्टर ये भी था कि इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वही बंदा ऐसी सर्विस कर सकता है जिसने प्रॉफिट मोटिव से नहीं की होगी। कोई 3 करोड़ अपने मेडिकल एजुकेशन में खर्च करेगा इसलिए नहीं कि वो मरना चाहेगा, कई सारे सीधी सी बात कहते हैं। और अब खास मेहमान हैं डॉक्टर मनीष जांगरा, जो फेमा डॉक्टर एसोसिएशन के लीड करते हैं और ये बड़ा प्रोग्राम का इन्होंने आयोजन किया है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने जो सेवाएं दी देश को और कोरोना में जो आप लोग ने सेवा की लोगों को, सरकारी अस्पताल की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्या बताइए देशवासियों को। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट कि मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा और मैं फेमा का फाउंडर हूँ और RMLRD में स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब कोरोना का टाइम आया था, उसके कोरोना के टाइम में इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी कि हमारे देश के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट सेक्टर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर ने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज पूरा कम्प्लीटली कोविड सेंटर बन गया, उसके बाद RML हॉस्पिटल, उसके बाद UCMS हॉस्पिटल, जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं उन्होंने लगभग कोरोना को मैनेज करने में काफ़ी कामयाबी पाई है। जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोरोना का रोकथाम हुआ है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते हैं और काफ़ी जो हॉस्पिटल का जो मेथड है, मेथडोलॉजी से जो बने हुए हैं और जो उनका ऑपरेशन का जो मेथड है वो काफ़ी अच्छा है। ये एक बात जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स थे वो रिस्क पर थे, डॉक्टर की जान भी गई, सरकार से वो रिस्पांस मिला जो सरकारी डॉक्टरों को मिलना चाहिए, सरकारी अस्पताल को मिलना चाहिए। देखिए सर, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर शहीद भी हुए इस ड्यूटी में, बहुत सारे डॉक्टरों को कोरोना भी हुआ, किसी को 2-2 बार भी हुआ कोरोना।
काफ़ी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए एक साल तक, काफ़ी उन्होंने मेहनत की, बट मेरे हिसाब से उनको गवर्नमेंट से उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ना तो उनको जो बोला गया था उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वो अभी तक नहीं मिला है, और उनको सम्मानित करने की तो बात अभी तक किसी ने सोची नहीं थी। देखिए, उनको सम्मानित भी नहीं किया गया। ये फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपने एसोसिएशन के थ्रू इन लोगों को सम्मानित कर सकें। हालांकि देखो, हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम सबको पैसे दें, जैसे 1-1 लाख रुपए से सम्मानित करें 1-1 करोड़ से, लेकिन फिर भी हमें सोचा कि लोगों को अच्छा लगेगा हमारे कोरोना वॉरियर, कम से कम किसी ने उनको रिकॉग्नाइज़ तो किया। इस बिहाफ पे हमने दिल्ली के हर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अपने इस इवेंट में बुलाया, साथ में एनबी के डायरेक्टर एंड एडिशनल डीजीएचएस एंड हमारे चीफ गेस्ट सत्येंद्र जैन सर भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने एक तरह से हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, हर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को, जिनका हर किसी को हमने अपने एक मंच पे लाके इकट्ठा कर दिया और इस इवेंट में, और इसका इवेंट का मेन श्रेय डॉक्टर फॉर यू फाउंडेशन और फेमा डॉक्टर एसोसिएशन को जाता है। क्या एक अगर मैं बात कहूँ, आजकल जिस तरह से बात हो रही है, मजबूत देश के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम हो, उसके लिए सरकारी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है। देखिए, किसी भी हेल्थ सिस्टम को अगर मजबूत बनाना है तो सरकारी सिस्टम को मजबूत बिल्कुल होना पड़ेगा। आप देख लीजिए, निजी हॉस्पिटल को कंपेयर करके देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल से। आप आरएमएल हॉस्पिटल को जानते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल को जानते हैं, एम्स हॉस्पिटल को जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी उन हॉस्पिटलों में अवेलेबल नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पिछले 10 साल से 5 साल से अवेलेबल है। तो ये हमारी विफलता ही दिखाता है। हमारे हॉस्पिटल को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हेल्थ बजट और बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्थ बजट इतना कम है हमारा कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, जो सबसे देश की बेसिक नीड है उस पर पैसा खर्च। लोगों जिनका आप इलाज कर रहे थे उनके नज़रों में बहुत सम्मान था आप लोगों के लिए। वो एक जो डॉक्टरों को लेकर जो राय थी पब्लिक की कि वो एरोगेंट होते हैं, इलाज नहीं करते, वो भी धारणाएं बदली कोरोना में खासकर। देखिए सर, ये मैं आप मानना चाहूँगा कि आपस में लोगों की धारणा कई डॉक्टरों के प्रति गलत है कि वो ज़्यादा पैसे लेता है, उसकी फ़ीस ज़्यादा, इस तरह की। बट जैसे कोरोना पीरियड आया तो लोगों, सरकारी डॉक्टर में तो फीस, सरकारी डॉक्टरों की देखिए मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को लगता था कि सरकारी डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करते, या फिर हमें अच्छे से देखते नहीं हैं, या फिर टाइम नहीं देते हैं। लेकिन कोरोना पीरियड के बाद जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो सरकारी डॉक्टरों ने ही की है, और सरकारी डॉक्टरों की वजह से ही हमारे रेजिडेंट कई शहीद भी हुए हैं, कईयों ने ड्यूटियाँ की हैं, कईयों को कोविड खुद भी हुआ, लेकिन वो आखिरी दम तक लड़ते रहे हमारी बाजी, और हमारे देश की जनता को उन्होंने कोरोना से मुक्त कराने में काफ़ी तरह से योगदान दिया है। आज भी वो लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।